बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं हरिलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप सब व्याकरण में संज्ञा पढ़ा होगा। किसी को संज्ञा की परिभाषा याद है? नहीं याद है तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट हुआ? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बच्चे टीवी में देखते होंगे, कभी कभी जो क्रिकेट मैच होता है कि नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण है, भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल पहुंची। फाइनल में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार। जो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें संज्ञा खोजना है। संज्ञा कहां कहां है? जैसे भारत, भारत क्या है बेटा? किसी देश का, इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में किसी स्थान का नाम है। और पाकिस्तान क्या है? किसी स्थान का नाम। ठीक, ये पता चल गया कि किसी स्थान का नाम है। स्पष्ट हुआ? और जैसे इसमें है जीत और एक हार। ये दो शब्द देख रहे हैं यहाँ पे, जीत और हार। यहाँ पे दिया है तथा भाव। जीत और हार ये क्या हमारे एक भाव होते हैं। ठीक है, दो चीजें स्पष्ट हुई, स्थान और भाव। दूसरा आता है यहाँ व्यक्ति। जैसे कि रमेश किताब पढ़ता है। जैसे एक सेंटेंस है, रमेश किताब पढ़ता है। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें रमेश क्या है? एक प्राणी है या एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति का नाम है, एक जीव है। व्यक्ति का नाम है रमेश। तो रमेश यहाँ पे क्या है? व्यक्ति है, प्राणी है। किसी व्यक्ति, प्राणी। ठीक है। और किताब क्या हो गई? इसमें वस्तु हो गई। वस्तु नाम क्या हो गया? किताब। तो किसी, देखो इसमें प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने इस सेंटेंस में जैसे जीत, हार, पाकिस्तान, भारत, ये क्या हमारे ये संज्ञा के उदाहरण है। और जैसे रमेश किताब पढ़ता है, किताब, रमेश, ये सब संज्ञा है। जैसे रमेश व्यक्ति का नाम है, किताब किसी वस्तु का नाम है। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद। बच्चों, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन? नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर दो, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा। तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। स्पष्ट हुआ? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। अब हम एक एक का उदाहरण सहित, परिभाषा सहित जानेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखें, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर। सचिन
तेंदुलकर। जैसे सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ, जैसे सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला। अब आपको इसमें दिखाऊंगा, यहां पे जो परिभाषा है उसके अनुसार किसी एक विशेष व्यक्ति, इसमें सचिन तेंदुलकर क्या हो गए, विशेष व्यक्ति हो गए। स्पष्ट हुआ? किसी एक विशेष व्यक्ति, फिर वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है हमारे क्या है, एक विशेष व्यक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो यहां पर ये जो है सचिन तेंदुलकर का नाम एक विशेष व्यक्ति का नाम है। अब जैसे हम बताना चाहेंगे कि जैसे भारत का ताजमहल, जैसे यहां पर एक उदाहरण दो, भारत का ताजमहल। सभी बच्चे ताजमहल देखे हो? भारत का ताजमहल देखे हो ना? ताजमहल की गिनती, भारत का ताजमहल की गिनती विश्व के आश्चर्यों में सात आश्चर्य है ना, सात आश्चर्यों में प्रथम स्थान है। जैसे इस सेंटेंस में अगर हम देखें, भारत का ताजमहल की गिनती विश्व के आश्चर्यों में प्रथम स्थान है, माने कि पहले नंबर पर है। तो यहां पर जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूं क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति, इसमें आपने सचिन तेंदुलकर देखा था। अब वस्तु जैसे आपकी हो गई यहां पर ताजमहल। ताजमहल जानते हो ना सब कोई, देखे हो? ये ताजमहल हमारी एक वस्तु है, ठीक है। या स्थान में जैसे भारत क्या है मेरा, एक स्थान है। माने विश्व में भारत में जो एक ताजमहल की इमारत है, जो वस्तु है, भारत एक स्थान का नाम है। तो भारत हमारे स्थान का बोध कराने वाले, देखो इस तरह के सेंटेंस में ये हमारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पष्ट हुआ? अब देखिए दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा जैसे मैं आपको बता रहा हूं, किसी जाति के एक प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। स्पष्ट हुआ? फिर से पढ़ें, किसी जाति के एक प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बगीचे में बच्चे गेंद खेल रहे हैं, जैसे बगीचे में बच्चे गेंद
खेल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर जो बगीचा है, देखो जातिवाचक संज्ञा, बच्चे क्या हो गए, किसी एक जाति का बोध हो रहा है। गेट क्या हो गया हमारा, ये क्या है, हमारे वस्तु का बोध होता है, ठीक है। और बगीचा क्या है, जैसे किसी एक स्थान का, ठीक है। बट देखिए कैसे कैसे इस परिभाषा में एक एक स्पष्ट हो रहा, किसी जाति के एक प्रकार के सभी व्यक्तियों, किसी जाति के, देखो किसी जाति के एक प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी जाति की एक प्रकार के सभी व्यक्तियों, जैसे मानव जाति में ये बच्चा होता है, किसी, यहां पर देखिए किसी जाति की एक प्रकार के सभी व्यक्तियों, माने इसमें आ गया बच्चे, ठीक है, प्राणी है ना, जीव है, ये बच्चे आ गए। फिर स्थान, जैसे एक बगीचा, कहीं एक स्थान होता है, ये बगीचा हो गया। या हम कहीं बाहर जाए, किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम है, किसी गांव का नाम, वो भी होता है स्थान, लेकिन बगीचा भी एक अपना स्थान है। या फिर वस्तुओं आदि के नामों का बोध कराने वाले, वस्तु इसमें क्या है, गेंद, गेंद का भी एक बोध हो रहा है, तो ये वस्तु है, तो ये हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण समझ में आ रहा है, या जंगल में एक पेड़ पर मोर बैठा है, जैसे एक सेंटेंस है, एक पेड़ पर मोर बैठा है। अब मोर जो है एक पक्षी है और पेड़ पर बैठा है, तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी किसी एक जाति या किसी एक प्राणी का बोध हो रहा है। या जैसे कहो अध्यापक जी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी एक प्राणी हूं, है कि नहीं। छात्र एक समूह, जैसे मतलब एक जाति, एक प्राणी का बोध हो रहा है, छात्र एक मानव जाति, बच्चों को जो है अध्यापक पढ़ा रहा है। इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए कि जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है। अब इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, कार्य, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर से देखिए एक बार, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुणों, दोषों या कार्यों, स्वभाव और दशाओं, स्थितियों आदि का बोध कराने वाले संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। स्पष्ट हो रहा, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, कार्य, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा शरीर को कमजोर करते हैं, जैसे अगर यहां पर मैं लिखूं बुढ़ापा, बुढ़ापा शरीर को कमजोर करता है। अब देखिए इसमें बुढ़ापा क्या है हमारा, देखिए प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, हमारे जो बुढ़ापापन या जवानी, बुढ़ापा, जो हमारे गुण, स्वभाव माने गुण दोष है, जैसे क्या हमारे गुण दोष क्या है, बुढ़ापा, शरीर को कमजोर, कमजोर भी हमारे गुण, स्वभाव, दशा का बोध करा रहे नहीं, कार्य, स्वभाव, दशा, स्थिति, जब कमजोर स्थिति या बुढ़ापा, इन स्थितियों का जो बोध कराने वाली संज्ञाएं
भाववाचक संज्ञा कहलाती है। या एक कहिए, जैसे एक उदाहरण है, बचपन में सभी नटखट होते हैं। बचपन में, जैसे बचपन में सभी नटखट होते हैं। अब इसमें जो बचपन और नटखट, ये भी हमारे क्या है, जो दशा है, जो स्थिति है, उसके बारे में अवगत कराया है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो स्थिति, दशा, मनोभाव, स्वभाव जो बदलते हैं, ठीक है, जो गुण दोष होते हैं, ये हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे मान लो ताजमहल, जैसे कि ताजमहल क्या है, ताजमहल का सौंदर्य देखने योग्य है। ताजमहल का सौंदर्य देखने योग्य है, ताजमहल बहुत सुंदर है। तो ताजमहल की जो सुंदरता है, जो उसकी माने की दशा है, या उसकी स्थिति है, या उसके जो चीजें हैं, मतलब हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है उसकी सुंदरता का, देखने का भाव। जैसे एक उदाहरण है दे रहा हूं कि जो ताजमहल है, उसके सौंदर्य जो है, सुंदरता देखने योग्य है। हम सब टूर में भी जाते हैं, देखते हैं कितना सुंदर है। तो जो एक हमारे अंदर एक, या उस ताजमहल के अंदर जो स्वभाव है, या हमारे अंदर जो गुण है, दशा है, स्वभाव, उसको देखने से कैसे क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी स्थिति आदि का जो है बोध कराने वाली है। तो यहाँ पे ताजमहल की जी सुंदरता का जो बोध होता है, जो उसकी स्थिति और दशा का, तो ये इस तरह के जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा सभी बच्चे अच्छी तरह से समझिए। तो सभी बच्चे आज इस संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और इन सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण अच्छी तरह से समझ गए हो। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आ गई हो, इसमें कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके जरूर पता करना, लिखना, पूछना। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।